शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि 15 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्टी का एक वफ्द कल श्रीनगर में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया ने उनकी दरख्वास्त के जवाब में उन्हें पार्टी हाईकमान से मिलने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की आला क़यादत से जम्मू कश्मीर के ताज़ा सूरत हाल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत करेंगे। हमने 2 रोज़ पहले महामहिम राज्यपाल जनाब सत्यपाल मलिक साहब से गुजारिश की थी कि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के जत्थे को कश्मीर जाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब को मिलने की इजाज़त दी जाए। कल देर रात को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने मुझे इतला दी कि वो इजाज़त दी गई है और कल 15 मेंबरी डेलीगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें जम्मू संभाग के साबका लेजिस्लेटरान हैं हमारी पार्टी के, वो सब जा रहे हैं इंडिगो की पहली फ़्लाइट में श्रीनगर अपने लीडरान से मिलने। जम्मू कश्मीर से हटाई गई दफा 370 और 35A के बारे में नई नस्ल को वाकिफ कराने के लिए इलाहाबाद में तलबा के दरमियान एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। इस मुज़ाकरे में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुज़ाकरे में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तलबा ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। खासतौर से कश्मीर से हटाई जाने वाली दफा 370 और 35A के बारे में तलबा को तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस मुज़ाकरे में बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इनका कहना है कि इस मुज़ाकरे के जरिए इन्हें मसला कश्मीर पर खुलकर बोलने का मौका मिला। यहाँ जानकारी मुझे ये मिली कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उन पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उनके लिए मेरे पास फैक्ट्स होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ आके थोड़ा तो कन्फ्यूजन था। बट जब सर ने मुझे बताया, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर, उन्होंने बताया कि आपको जो थॉट्स है वो पूरे क्लियर होने चाहिए, तो ये जो चीज़ थी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि आगे अगर फर्दर हम कोई डिबेट करते हैं तो हम कैसे, किस मुद्दे पे किस तरीके से बोलना चाहिए। 370 और 35A पर थी, जिससे हम लोगों को बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिला है और इससे विधिवत जानकारी मिली है, जो हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने समस्याओं को बता सकते हैं कि यह क्या है, और बड़ा अच्छा लगा। इस माध्यम से, इस वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से मैं इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहा था और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये वाद विवाद प्रतियोगिता अनुच्छेद 370 और 35A पे संपन्न कराया हूं और यहाँ बुलाया हूं उनको भाग लेने के लिए, ताकि वहां से मैं जो कंक्रीट बच्चे हैं, हमारे जो क्रीम बच्चे हैं, उनको छांट कर और उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकूं। पटना की दारुल हुकूमत, बिहार की दारुल हुकूमत पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद हो रही है, जबकि शहर के कई इलाकों में आज भी बुनियादी सहूलतें दस्तयाब तक नहीं और खासतौर से मुस्लिम मोहल्लों को हुकूमत नजरअंदाज करती आई है और मुस्लिम इलाकों के मसाइल जो कि तो बरकरार हैं। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इसमें शक नहीं कि बिहार में सड़कों का काफी काम हुआ है। पटना भी पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। अगर नहीं बदले हैं तो पटना के मुस्लिम इलाके, शहर के ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ये सुमनपुरा का इलाका है। सुमनपुरा में तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें बता रही हैं कि ये इलाका अभी तक तरक्की से कोसों दूर है और मकामी लोग ये समझने से कासिर हैं कि मुस्लिम इलाका पटना की चमकती दमकती तस्वीर का आखिर हिस्सा क्यों नहीं बन पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा प्रशासन जो है कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड, राजवंशी नगर, शास्त्री नगर, एजी कॉलोनी और दूसरे पटना के इलाकों में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। क्या वजह है कि एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर दूर ये मोहल्ला है, मुख्यमंत्री के निवास से 2 किलोमीटर में ये मोहल्ला है, राजभवन से 2 किलोमीटर के नज़दीक का यह मोहल्ला है और इस मोहल्ले में राज्यपाल भी आ चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और कई केंद्र मंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड में कोई बनाने के लिए उनके कान पे जूई नहीं रेंगी है। वाटर लॉगिंग की वजह से तो काफ़ी परेशानियां हो रही हैं लोगों को आने जाने में, खासकर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बच्चों को भी प्रॉब्लम है। यहाँ से रिक्शा इवन नहीं आ रहा है, गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं है। वाटर लॉगिंग और जगह जगह गड्ढे हुए हैं, तो इसके ऊपर सरकार को जो है गौर करना चाहिए।
सुमनपुरा की इस सड़क की मरम्मत एक दहाई पहले की गई थी और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। नाले नालियाँ बंद पड़ी हैं। थोड़ी सी बारिश में सड़क पर पानी जमा हो जाता है और टूटी हुई सड़कें मकामी लोगों के हौसले को भी तोड़ कर रख देती हैं। बिल्कुल बैठ नहीं पाते, इतने बदबू आते, बहुत गंदगी, बहुत ही गंदगी। खास तौर पे बच्चा, छोटा छोटा बच्चा नर्सरी का LKG का बच्चा है, इतनी गंदगी है, इतना गंदगी है कि हम लोग बैठने में दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। ये गंदगी सीवरेज सही नहीं है, इसीलिए आप सीवरेज पहले ठीक करो, और जब तक सीवरेज ठीक नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। कितना दिन से इस तरह से मुश्किल हालात में? ये मुश्किल हालात पूरा 4 साल से झेल रहे हैं। और इस ताल्लुक से हुकूमत का कोई नुमाइंदा बात तक करने को तैयार नहीं। वैसे भी पटना के कई इलाकों में आबी जमाव का मसला है, जिसके सबब हुकूमत को हर मुहाज पर तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम के ज़रिए एहतमाम भोपाल में जलसे का इनेकाद किया गया। पैगाम इंसानियत के उन्वान से मुनक़दा जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दानिशवरों ने शिरकत की और सिसकती हुई इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम के ज़रिए एहतमाम भोपाल के व्हाइट हाउस में मुनक़दा जलसे में मुस्लिम उलमाए दीन के साथ बड़ी तादाद में दूसरे मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा और दानिशवरों ने शिरकत की। जलसे में मुक़र्रिरीन ने न सिर्फ आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के फ़रोग़ पर जोर दिया, बल्कि तमाम मज़ाहिब की बेहतरीन बातों को आम इंसानों तक पहुँचाने का पैगाम दिया। मैं सोचता हूँ सक्रियता न होने के कारण समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि किसी को हानि पहुंचाओ, रक्त बहाओ, खून बहाओ, नहीं। प्रेम का संदेश सब धर्म सिखाते हैं। उस प्रेम के संदेश पर चलना हमारा कर्तव्य है। तो हम धर्म गुरुओं का ये कर्तव्य है कि हम तोड़ने की बात नहीं करें, जोड़ने की बात करें। और अली मियां ने जो 1974 में ये इंसानियत का पैगाम दिया है, मानवता के पुजारी कि अपना शरीर जर्जर हो चुका था, बीमार थे, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, पूरे देश में जा करके और मानवता का संदेश। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम के क़याम का मकसद मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के बीच इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करना है। अली मियां नदवी ने जिन मकासद के लिए इस इदारे को कायम किया था, उस जमाने में इस इदारे ने बहुत फ़आल तरीके से अपना किरदार अदा किया। हम इस बात को समझें कि हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। जिस तरह हमारे घर में खुशी होती है तो हम खुश होते हैं, कोई गमी होती है तो हमें उस पर गम होता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई भी अल्लाह का बंदा है, कोई भी इंसान है, वो किसी मजहब का मानने वाला है, लेकिन अगर उसके यहाँ कोई परेशानी है, वो भूखा है, तो आखिर हम कैसे खाकर आराम से रह सकते हैं। उसको जानना, अगर वो जान जाएंगे तो हमारे मतभेद मिट जाएंगे, सब हमें अपने भाई लगेंगे, सारी दुनिया हमें अपना परिवार दिखाई देगा। ये इल्म चाहिए। तो जब हम रूह को जानते हैं, खुद को जानते हैं, तब हम रूह आला को जानते हैं। जब आत्मा को जानते तब फिर हम परम आत्मा को, सुप्रीम सोल जो गॉड फादर है, परमात्मा को जानते कि वो कौन है। जलसे को न सिर्फ लोगों ने पसंद किया, बल्कि इस तरह के प्रोग्राम को तसलसल के साथ मुनक्किद करने का भी मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में आइन की अहमियत और इफादियत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से नलसार लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर और माहिर कानून फैजान मुस्तफ़ा ने खिताब किया। प्रोग्राम में तलबा की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फैजान मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तान में आइन जमहूरियत की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर फैजान मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आइन की बारीकियों को भी नौजवानों के सामने रखा। उन्होंने आईन हिंद को पाकिस्तान के आइन के मुकाबले बेहतर और अवामी मुफाद में करार दिया। हम लोग आज हमारे इस जो सेमिनार है, इसका विषय है वाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों। संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए हैं और आज संविधान को किस तरह से समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनमानस और खास करके युवा संविधान के प्रावधानों को, मौलिक अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, इनको किस तरह से समझे और किस तरह से ले, इसको जानना बेहद जरूरी है। नहीं, संविधान की तो हर समय अहमियत होती है,
लेकिन अगर ये लगे कि जनतंत्र पे कुछ संकट के बादल हैं तो जाहिर है कि संविधान की अहमियत और बढ़ जाएगी। अब अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है या हमको ये लगता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है कुछ हैंड्स में, तो ये डेंजरस साइन होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। और आज पूरे विश्व में लैटिन अमेरिका से लेके यूरोप से लेके एशिया में डेमोक्रेसी को जो खतरा है वो गोली से नहीं है, पहले आर्मी का कू होता था। या पाकिस्तान में कई बार देखा हम लोगों ने कि जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनको कभी मुशर्रफ ने कभी किसी और मिलिट्री जर्नल ने हटा दिया। ऐसा और भी कंट्रीज में होता रहा। अब आजकल डेमोक्रेसी में कोई इस तरह का खतरा नहीं होता कि आर्मी टेक ओवर करे। अब डेमोक्रेसी को खतरा होता है जो लोग, जनता ही जिन्हें चुनती है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश का हज कोटा तकरीबन 30,000 है, लेकिन गुज़िश्ता साल 40,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मशरक़ी यूपी के कई अजला में जहां कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, वहीं मगरबी यूपी के मेरठ और दीगर अजला से जमा दरख्वास्तों की तादाद कई गुना ज्यादा होती है और ऐसे में अब इन अजला के कोटे में इजाफे का हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुतालबा किया जा रहा है। क्योंकि पिछले साल 25,000 हाजियों का सऊदिया ने कोटा बढ़ा दिया था कि ये बढ़े हुए कोटे के अंदर जो है यूपी के अंदर जहाँ जिस इलाके से ज़ायरीन कम जाते ज़्यादा जाते हैं वहाँ उनको दिया जाए, जहाँ कम जाते हैं उनको वहाँ से घटाया जाए। क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है, बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज़ायरीन जाते हैं। हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि ख़ास तौर से यूपी का कोटा बढ़ाएं और यूपी के साथ ही हमारे मेरठ का भी कोटा बढ़ाएं और लोगों को जो दिक्कतें थी वो दूर हों। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की तकरीब के तहत भोपाल में आरिफ अकील फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम एजाज तकरीब का इनेकाद किया गया। भोपाल के आरिफ नगर में मुनक़िदा एजाजिया तकरीब में तदरीस के मैदान में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 64 असातिज़ा और 27 समाजी कारकुनान को यहां एजाज से नवाजा गया। एजाजिया तकरीब में मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और समाज में तालीमी बेदारी के लिए रहनुमायाना किरदार अदा करने वाले असातिज़ा के एजाज को अपनी खुशबख्ती से ताबीर किया। ये हमारे आरिफ अकील फैंस क्लब की परंपरा है कि हम लोग हर साल शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हम तारीख नहीं देख करते कौन सी तारीख को सम्मान होगा। वैसे तो जहाँ भी गुरुजी मिलते हैं वहाँ सम्मान के योग्य सम्मान करना चाहिए उनका, लेकिन आज विशेष तौर पे प्रोग्राम करके उनका सम्मान किया। और हम ये मेरे अपने गुरु भी यहाँ मौजूद थे, मदर साहब, ऐसे सब लोगों को अपने अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट ओपनिंग में उतरने के साथ ही अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखते हुए दूसरी इनिंग में 127 रन बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला है। इससे पहले रोहित ने पहली इनिंग में 176 रन बनाए थे। रोहित की इस हैरत अंगेज इनिंग ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के पहले टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी इनिंग 4 विकेट 323 रन पर डिक्लेयर करने के साथ ही मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका के सामने 395 रनों का इंतहाई मुश्किल हदफ रखा था। हदफ का पीछा करते हुए जनूबी अफ्रीका ने खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। उसे अभी जीत के लिए 384 रनों की जरूरत है।